सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुलक्ष है और आज की कहानी का शीर्षक है गलती। ये कहानी है साहिल की और साहिल के साथ हुई उस घटना की जो अगर किसी के साथ भी हो तो जीवन भर उसको याद रहेगी। और आप चाहें जितना भी बहादुर क्यों ना हो, आपको एक बार तो डर ज़रूर लगेगा। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यूँ तो बहुत आधुनिक है और हर तरीके की सुविधाओं से परिपूर्ण है, पर साहिल को अपने ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर बनने के लिए कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सब या तो बहुत ऊंचे मार्क्स मांग रहे थे और बाकी तो पहले से ही भरे हुए थे। अपने साल बचाने के लिए जो हर एक विद्यार्थी कदम उठाता है, वही साहिल ने भी लिया और दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया। साहिल की पढ़ाई अपने रफ्तार से चलने लगी और समय पंख लगाकर उड़ने लगा। साहिल ने, जो कि स्वभाव से मिलनसार और हंसमुख था, उसने कई दोस्त भी बनाए और अपनी कॉलेज में एक अलग पहचान भी स्थापित की। देखते देखते वक्त बीतता गया और गर्मियों की छुट्टियां आ गईं। और जैसा हर स्कूल और कॉलेज में होता है कि हर साल की गर्मी की शुरुआत में स्कूल या कॉलेज में छुट्टी होती है, वैसे ही साहिल की भी छुट्टियां शुरू होने जा रही थीं। पूरे 1 साल बाद घर जा रहा हूँ, बिना बताए जाऊँगा और सबको सरप्राइज़ दूँगा। इसी सोच से साहिल ने घर फ़ोन नहीं किया और सोचा कि अपना इंतज़ाम खुद करके घर पहुँच जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो अपने घर से पहली बार निकले हैं, उनको सबसे ज़्यादा खुशी शायद इसी समय होती है। तो साहिल भी इसी खुशी में डूब गया और भूल ही गया इस समय पर अगर टिकट नहीं कराई तो जाना मुश्किल हो जाएगा। साहिल का रूममेट, जिसका नाम अखिल था, वो भी दिल्ली का ही था और क्योंकि वो भी दिल्ली का ही रहने वाला था, उसने शुरुआत से ही साहिल के साथ हॉस्टल में कमरा ले लिया था। अरे यार, टिकट नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद जाना है, क्या करें? रुक सकते नहीं क्योंकि कैंटीन भी बंद हो जाएगी, तो जाना तो 2 दिन बाद ही पड़ेगा। अखिल ने साहिल के कमरे में दाखिल होते ही सवाल दाग दिया। अरे यार, मैं तो टिकट कराना ही भूल गया, साहिल ने मन ही मन सोचा। पर जाना तो था ही, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा करते हैं कि बस से निकल चलते हैं। बस का सफ़र हमेशा से ही काफ़ी थकान भरा होता है, पर मजबूरी थी। हॉस्टल धीमे धीमे खाली होने लगा था और रात को हवा सन्नाटे को चीरती हुई अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। तो दोनों ने तय किया कि कल पहली बस से, जो कि शाम 7 बजे की है, उसी से निकल चलेंगे। सामान लगा लिया गया और बस अब कल 7 बजे का इंतज़ार करना था और इन्हीं ख्यालों में दोनों सो गए। ऑटो, साहिल ने दूसरे दिन बस स्टैंड जाने के लिए एक ऑटो वाले को रोका। भाई, बस स्टैंड चलना है। ठीक है, आ जाइए, जितना मीटर में आएगा उतना किराया होगा, ऑटो वालों ने दोनों को बताया। ठीक है, कहते हुए दोनों ऑटो में बैठ गए और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए। बस अपने टाइम पे थी और सारी औपचारिकताओं के बाद बस रवाना हो गई। सफ़र पूरी रात का था और सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचना था। शाम हो चली थी, सूरज भी डूबने लगा था। हल्की हल्की हवा में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। साहिल उठो, साहिल उठो, अखिल ने बोलते हुए साहिल को हिलाया। क्या हुआ यार, पहुंच गए क्या? साहिल ने आँख मलते हुए कहा, पर पता चला कि बस के आगे वाला टायर पंचर हो गया है। सब लोग कृपया नीचे उतर आएँ, कंडक्टर ने बोला। बस का टायर खोलना पड़ेगा। सब लोग नीचे उतर आए और कंडक्टर ने बस की डिक्की खोली तो पता चला कि वो पंचर का सामान ही लाना भूल गया है। डिपो में फ़ोन करने पर पता चला कि मदद आते आते सुबह हो जाएगी। गुस्सा यात्री ने कंडक्टर को बहुत बुरा भला सुनाया, पर उससे क्या होना था। सब लोग बीच सड़क पर अटक गए थे। रात का समय हो रहा था, लगभग 11 बजे होंगे। जैसा कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर होता है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना ढाबा, ना कोई घर, बस चारों तरफ था तो घना काला जंगल और हवा से धीमे धीमे हिलते हुए जंगल के पेड़ों पर हल्की चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ हिला रहा है। मैं यहाँ से एक शॉर्टकट जानता हूँ जो सीधा दिल्ली के बाहर ही निकलता है, पर पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। साथ ही के एक यात्री जिनका नाम कृपाल था,
उन्होंने बोला। क्या करें यार? साहिल ने अखिल से मायूसी से पूछा। अगर यहीं बैठे रहे तो पूरी रात निकल जाएगी, और अगर पैदल निकल गए तो सुबह घर तक पहुंच जाएंगे। तो तय ये हुआ कि निकल चलते हैं। कृपाल, जो कि उम्र में साहिल और अखिल से बड़े थे और 54 या 55 वर्ष के आसपास रहे होंगे, काफ़ी सरल व्यक्तित्व के लग रहे थे। सर पर पगड़ी थी, हाथ में पुराने ज़माने वाला झोला और एक सादी सफ़ेद शर्ट और नीचे धोती। बस ऐसा करते हैं कि सीधे यहाँ से सामने चलते हैं। सामने जंगल की अंदर की तरफ जाती हुई एक पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए कृपाल बोले। बस यहीं से रास्ता है, जो कि जंगल के अंदर से सीधा दिल्ली की सीमा पर निकलेगा। वहाँ से ऑटो करके अपने घर निकल जाना। रास्ते में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गांव रास्ते में ही पड़ेगा। वहाँ तक मैं साथ रहूँगा, और बस उससे ज़रा से आगे ही दिल्ली की सीमा है। वहाँ तक मैं तुम लोगों को पहुँचवा दूँगा। दोनों ने भी सोचा, भला आदमी मिल गया है, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। तो तीनों उस पगडंडी की तरफ निकल गए और जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जैसे जैसे तीनों लोग जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था और चंद्रमा की हल्की रोशनी को खाए जा रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, जो कानों को भी सुन्न किए दे रहा था। बस थी तो झींगुरों की आवाज़। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर तीनों आगे बढ़ रहे थे। पेड़ इतने घने थे कि हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। अगर कृपाल नहीं होते तो हम लोग कभी भी यहाँ से नहीं जा पाते। उनको इतने गहरे जंगल के अंदर के भी रास्ते मालूम है, क्योंकि अपने गांव की वजह से शायद उनका रोज़ का ही यहाँ से आना जाना होता है। साहिल ने मन ही मन सोचा। बस थोड़ा रुक जाओ, अखिल बोला। चलते चलते लगभग 3 घंटे हो गए थे और रात के 3 बजने वाले थे। बस सामने ही मेरा गांव है, वहीं रुकेंगे, कहते हुए कृपाल ने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। तो दूर एक बल्ब की रोशनी देखते ही दोनों लोगों में जोश भर गया। चलो थोड़ी देर बाद रुककर यहाँ से निकल जाएंगे, साहिल ने अखिल से धीमे से बोला। सामने ही थोड़ी दूर पर एक गांव दिख रहा था। पास आने पर पता चला कि आज कृपाल के बेटे की शादी थी और वो चंडीगढ़ अपनी बेटी की ससुराल से उसको विदा करके लौट रहे थे कि बस का टायर पंचर हो गया। पूरा गांव सजा हुआ था और लोग कृपाल का इंतज़ार कर रहे थे। गांव में अपनापन बहुत होता है, और तभी शायद आज भी भारत का दिल भारत के गांव में ही बसता है। अरे आओ साहिब, कहते हुए एक गांव के रहने वाले ने हमारी तरफ अपना आसन आगे कर दिया। थोड़ी देर बैठकर निकल जाना, मैं एक बंदे को साथ में भेज दूंगा, वो आप लोगों को दिल्ली की सीमा तक छोड़ आएगा, कृपाल ने साहिल और अखिल को सुझाव देते हुए बोला। चलते चलते दोनों बुरी तरह थक भी गए थे, तो बोले कि ठीक है, हम लोग यहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आप अपने काम भी निपटा लो और 1 घंटे बाद हम लोग निकल जाएंगे। गांव वालों ने साहिल और अखिल को एक घर में ले गए, जो शायद कृपाल का ही था, क्योंकि वो बहुत सजा हुआ था। नई दीवारों पर मिट्टी थी, उस पर ताज़ी चूने की पुताई, सब तरफ फूल और नई कोरी फर्श और उस पर दरी। दोनों दरी पे बैठ गए और आराम करने लगे। ये लो, आप लोग हमारे मेहमान हो, थोड़ा खाना खा लो। आज घर में शादी थी तो दावत भी हुई थी, कृपाल ने 2 खाने से सजी हुई थाली आगे बढ़ाते हुए कहा। बस अंकल, खाना नहीं खाएंगे, बहुत थकावट हो रही है, तो बस थोड़ा आराम ही करेंगे, अखिल बोला। अरे थोड़ा तो खा लो। अच्छा खी लो, जोर देते हुए कृपाल ने बोला। ठीक है अंकल, रख दीजिए, दोनों ने जवाब दिया। साहिल और अखिल दोनों बात करते रहे कि कैसे यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं और हम जैसे भारी लोगों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं है, और वो भी इतनी रात में। बात करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला और दोनों बिना खाना खाए ही सो गए। साहिब उठिए। अरे उठो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? कानों में किसी की आवाज़ आई तो साहिल हड़बड़ा कर उठा कि कहीं देर तो नहीं हो गई, और हम लोग सोते ही रह गए। तो देखा कि कमरे में अंधेरा हो रहा था। सामने एक बूढ़ा आदमी और 2 उसके साथी खड़े थे। कमरे का रंग रूप भी बदला हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ दीवार पर पेड़ की डालें उगी हुई थी। छप्पर भी अब नजर नहीं आ रही थी, और जिस चमकते फर्श पर वो लोग रात को लेटे थे वो अब धूल की चादर से पटा हुआ था। हड़बड़ा कर साहिल उठा और अखिल को उठाया, तो वो भी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। साहब, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले दिख रहे हैं,
अपने कॉलेज से दूर यहाँ बीच जंगल में क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी बोला। साहिल और अखिल, जिनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बस खराब हो गई थी और वो यहाँ जंगल में एक गांव में रुक गए थे। कौन सा गांव साहब? बूढ़े के साथी बोला। यहाँ कोई गांव नहीं है। आप लोगों की जान बच गई, यही शुक्रिया कीजिए। आज से 50 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था पुरायण। एक दिन एक गांव वाला, जो कि इस गांव का मुखिया भी था, उसके यहाँ शादी थी और उसी शादी के दिन किसी ने खाने में जहर मिला दिया था और पूरे बाराती, गांव वाले और मुखिया समेत सब मर गए थे। बस उसी दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात्रि यहाँ फिर से वैसे ही शादी होती है और फिर से बाराती आते हैं और फिर से सब लोग जहर खा के मर जाते हैं। ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और अगर कोई भटका हुआ यात्री यहाँ आ जाता है तो उसको भी खाना दिया जाता है जिसमें जहर होता है, और अगर वो खा ले तो वो भी खाकर मर जाता है और अगली बार उन्हीं गाँव वालों में भूत बनकर शामिल हो जाता है। कहते हुए बूढ़े के साथी ने डरी हुई नज़रों से चारों ओर देखा। स्तब्ध सुनते हुए दोनों धीमे धीमे उठे। ऐसा लग रहा था कि उन पे पहाड़ टूट गया है। मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। क्या हमने रात भर आत्माओं के साथ बिताई है? यही सोच सोचकर दोनों को कपकपी छूट रही थी। किसी तरह उठकर कमरे से निकले तो देखा सब तरफ वीराना है, कोई नहीं है, बस टूटे हुए खंडहर मकान हैं जो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। सब तरफ मकानों पर बेलें हुई हैं। ऐसा लगता है कि सालों से कोई यहाँ नहीं आया है। चलिए आपको छोड़ देते हैं, सामने थोड़ी दूर पर ही दिल्ली की सीमा है, बूढ़ा आदमी बोला। सुबह के 6 बज चुके थे और उजाला भी हो गया था। तो धीमे धीमे अपने होश में आते हुए अखिल ने हामी भर दी। दिल्ली की सीमा के पास आकर साहिल ने पूछा, अच्छा बाबा, आप तो यहाँ के पुराने लगते हैं। उस मुखिया जिसके यहाँ शादी में सब मर गए थे, उसका क्या नाम था? बूढ़े ने जवाब दिया, उसका नाम था कृपाल।